अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का जिक्र कर रहे हैं वो है हमारे पास लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है तरतीब के जानदार। जैसे कि हमें मालूम है बड़े से स्ट्रक्चर्स के बने हुए हैं, बड़े से ऑर्गन्स हैं जो जानदारों में पाए जाते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि ऑर्गन से पहले कौन सी चीज़ है, उनसे पहले कौन सी चीज़ है और आखिर में कौन सी चीज़ है। यानी कि हम जानदारों को कितने लेवल्स में बनाया गया है। सबसे छोटी सी चीज़ कौन सी है, फिर उसके बाद वाली बड़ी चीज़ कौन सी, और फिर उसके बाद वाली बड़ी चीज़ कौन सी है। अगर हम बात करेंगे कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिविंग वर्ल्ड के अंदर केमिकल्स के ऊपर बेस करती है। केमिकल्स हमारी बुनियाद हैं। किस तरह से कि जैसे हम जानते हैं तमाम ऑर्गेनिजम्स सेल्स के बने हैं और सेल्स के अंदर होता है उनका प्रोटोप्लाज्म। अगर प्रोटोप्लाज्म की बात करें, प्रोटोप्लाज्म जो सेल के अंदर मौजूद होता है वो केमिकल्स का बना हुआ होता है। प्रोटोप्लाज्म से मुराद होता है सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, फिर उसके अलावा सेल के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है। सेल में जहाँ जहाँ भी पानी मौजूद है वो उसका प्रोटोप्लाज्म है। तो प्रोटोप्लाज्म भी कई सारे केमिकल्स का बना हुआ है। तो बुनियाद हमारी जो है वो केमिकल्स है। अगर हम ज़िंदगी की बुनियाद केमिकल्स को ले रहे तो हम शुरुआत भी उन्हीं केमिकल्स से करेंगे। तो सबसे पहली जो लेवल हमारे पास आती है वो आती है हमारे पास एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल का जिक्र करेंगे तो मौजूद है हमारे पास कि जैसे हम जानते हैं मैटर के बारे में, मैटर एटम्स का बना हुआ होता है। हम जानते हैं हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैटर पर कंसिस्ट करती हैं और मैटर को बनाने वाले एटम्स हैं। अभी यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैटर को बनाने वाले एलिमेंट्स हैं। हम एलिमेंट्स कहें या एटम कहें, फ़र्क क्या होगा दोनों के दरमियान में? तो फ़र्क वाज़ह है कि मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास आयरन मौजूद है, लोहा मौजूद है, और दूसरा हमारे पास चांदी मौजूद है जिसको हम सिल्वर कह रहे हैं, और तीसरा हमारे पास गोल्ड मौजूद है। अब ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं। इन तीनों को अलग अलग बनाने वाली कौन सी चीज़ें? इसे अलग अलग बनाने वाली चीज़ें इनके अंदर मौजूद एटम्स। जो सिल्वर है उसमें जो एटम्स हैं वो सारे के सारे एक जैसे हैं। जो आयरन है उसके अंदर सारे के सारे एटम्स एक जैसे हैं, और जो गोल्ड हमारे पास मौजूद है उसके अंदर सारे के सारे एटम्स एक जैसे हैं। तो एलिमेंट जो है वो एक तरह के एटम्स का बना होता है। और मिसाल के तौर पर कुछ गैसेस की एग्जांपल लें, जैसे हाइड्रोजन है उसके अंदर एक प्रोटॉन मौजूद है, और ऑक्सीजन है उसके अंदर हमारे पास 8 प्रोटॉन मौजूद हैं। अब ऑक्सीजन का एटम डिफरेंट है हाइड्रोजन के एटम के मुकाबले में, तो हैं उनमें भी एटम्स लेकिन अलग अलग है। तो अलग अलग एटम्स को हम एलिमेंट कह रहे होते हैं, वो एलिमेंट्स जिसके एटम दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो एलिमेंट मैटर का ही हिस्सा होता है लेकिन जिसमें एक तरह के एटम्स मौजूद हो। जैसा कि हमने कहा कि मैटर जो है एलिमेंट्स का बना हुआ है, या कहें कि वो एटम्स का बना हुआ है। एटम के अंदर और भी छोटे से हिस्से पाए जाते हैं जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। एटम के बीच का जो हिस्सा होता है वहाँ पर तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूक्लियस के गिर्द जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो यही लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन ये सब एटम में मौजूद होते हैं और इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। अगर एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है कि 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स मौजूद हैं। दरअसल जो टोटल एलिमेंट्स मौजूद हैं इस वक्त वो है 118। 118 एलिमेंट्स मौजूद हैं, यानी 118 मुख्तलिफ़ तरह के एटम्स मौजूद हैं। उनमें से जो एलिमेंट्स हमारे सेल्स में मौजूद हैं, इंसान के सेल में मौजूद हैं, वो है 16 एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स हमारे अंदर बायो एलिमेंट्स कहलवाते हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इन 16 एलिमेंट्स में भी 6 एलिमेंट बहुत ज़्यादा हमारे सेल में पाए जाते हैं। जो एलिमेंट हमारे सेल में ज़्यादा पाए जा रहे हैं उनको हम हमारे मेजर एलिमेंट्स कह रहे हैं। उन मेजर एलिमेंट्स में नाम मौजूद हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उसके अलावा कैल्शियम और फास्फोरस। यहाँ पर सल्फ़र लिखा हुआ है। सल्फ़र हमारे पास पाया ज़रूर जाता है लेकिन बहुत ही कम तादाद में पाया जाता है, तो सल्फ़र हमारा मेजर एलिमेंट नहीं होता। इसकी जगह पर जो मेजर एलिमेंट है वो है हमारे पास कैल्शियम। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस ये हमारे 6 मेजर एलिमेंट्स हैं जिनको हम बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ भी कह रहे होते हैं। उसके अलावा इनमें भी देखा जाए सबसे ज़्यादा जो तादाद पाई जाती है वो ऑक्सीजन की होती है, उसके बाद कार्बन और फिर हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला हमारे अंदर एलिमेंट होता है।
फिर हमारे पास दूसरी लेवल मौजूद है जिसको हम मॉलिक्यूलर लेवल कह रहे हैं। याद रखिएगा कि एलिमेंट्स मिलकर के मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, एटम्स मिलकर के मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। तो यही बात लिखी हुई कि मॉलिक्यूल्स एटम्स के जुड़ने से बनते हैं। अब जो मॉलिक्यूल्स हमारे अंदर मौजूद हैं जिनको बायो एलिमेंट्स बना रहे थे, उन मॉलिक्यूल्स को बायो मॉलिक्यूल्स कहा जाएगा। तो बायो मॉलिक्यूल्स की बात करें, बायो मॉलिक्यूल्स दो तरह के हैं। एक को हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स और दूसरे को मैक्रो मॉलिक्यूल कह रहे हैं। समझिएगा कि हमारे पास बायो एलिमेंट्स थे, उन बायो एलिमेंट्स ने एक मॉलिक्यूल बना लिया। जो मॉलिक्यूल बना वो माइक्रो मॉलिक्यूल, वो माइक्रो मॉलिक्यूल और उसके जैसे और माइक्रो मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ेंगे, बड़े मॉलिक्यूल्स बनेंगे, तो वो बड़ा मॉलिक्यूल मैक्रो मॉलिक्यूल कहेगा। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास ग्लूकोज, जिसका फार्मूला है C6H12O6। इसमें ये जाहिर हो रहा है 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। अब ये इसमें बायो एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब ये मिले हुए हैं तो इन्होंने एक मॉलिक्यूल बना दिया है जो है माइक्रो मॉलिक्यूल। अब ग्लूकोज के और सारे मॉलिक्यूल्स मिलते रहेंगे तो ग्लूकोज के बड़े मॉलिक्यूल्स बनेंगे जिनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहेंगे। इसी तरह से अमाइनो एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड जब मिलेंगे, कई सारे अमाइनो एसिड मिलेंगे तो बनेंगे हमारे पास प्रोटीन। इसी तरह से फैटी एसिड्स हैं। जब ये फैटी एसिड मिलेंगे तो बनेंगे लिपिड्स। तो अमाइनो एसिड प्रोटीन का छोटा मॉलिक्यूल है, प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो का मतलब ही बड़ा मॉलिक्यूल है। प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल, अमाइनो एसिड माइक्रो मॉलिक्यूल, फैटी एसिड माइक्रो मॉलिक्यूल और लिपिड्स मैक्रो मॉलिक्यूल। ग्लूकोज माइक्रो मॉलिक्यूल, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो इसी तरह से यही बात लिखी हुई है कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं कंबाइन होकर के मैक्रो मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने एटॉमिक लेवल को बताया हुआ है। एटॉमिक लेवल में इन्होंने ऑक्सीजन को ज़ाहिर किया हुआ है। अब अगर हम बात करें ऑक्सीजन का जो बीच वाला हिस्सा है वो उसका न्यूक्लियस है। इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसका जो बाहर वाला हिस्सा है ये इसके शेल्स होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, और उन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अब आप देखेंगे इसके अंदर जो मौजूद हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनकी तादाद 8 होती है। 3 ये आपको ऊपर की तरफ नज़र आ रहे हैं, 3 आपको ये नीचे की तरफ, और 2 जो हैं पहले शेल के अंदर। फिर अब बात होती है मॉलिक्यूल की। तो यहाँ इन्होंने मॉलिक्यूल में इस तरह से लिखा हुआ है कि 2 ऑक्सीजन मिले हुए हैं, यानी डाइऑक्साइड बना हुआ है। ये 2 ऑक्सीजन के ही मॉलिक्यूल्स आपस में मिल करके एक मॉलिक्यूल को बना रहे हैं। फिर यहाँ पर इन्होंने मैक्रो मॉलिक्यूल का जिक्र किया है। अब इन्होंने एक अलग से मैक्रो मॉलिक्यूल का जिक्र किया हुआ है जो कि है फास्फोलिपिड, जो सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होता है। फिर उसके बाद उन्होंने सेल को कहा हुआ है जो कि है क्लारा सेल, जो कि हमारे ट्रेकिया में मौजूद होता है। उसके बाद सेल्स मिलकर के टिश्यू को बना रहे हैं। तो यहाँ जो टिश्यू इन्होंने नाम लिखा हुआ है उसका नाम है एपिथेलियल टिश्यू। टिश्यूज़ आगे चल करके ऑर्गन को बनाएंगे। तो यहाँ पर ऑर्गन का नाम इन्होंने लिखा हुआ है जो कि है हमारे पास लंग। फिर आगे चलकर ऑर्गन जो है एक ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। तो जो सिस्टम है ऑर्गन सिस्टम वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि लंग्स, फिर उसमें साथ में ट्रेकिया भी जुड़ गई, नेज़ल कैविटी भी जुड़ गई। ये पूरा एक सिस्टम बन गया जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कह रहे हैं। अब जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जुड़ेंगे तो एक हमारे पास पूरा का पूरा ऑर्गेनिज़म बनेगा जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म होगा, जिसमें कई सारी चीज़ें मौजूद होंगी। तो यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म का नाम इन्होंने लिखा हुआ है पैंथेरा-लियो। ये ध्यान में रखिएगा कि सिंगल सेल से ही ऑर्गेनिज़म की शुरुआत हो जाती है। पहले सिंगल सेल वाला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म, सिंगल सेल से ही एक ऑर्गेनिज़म बन जाएगा, लेकिन उसमें इतनी चीज़ें नहीं होती। फिर आगे चल करके और मज़ीद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म बनते जाएंगे जिसमें ये सारे ऑर्गन्स मौजूद है, ऑर्गन सिस्टम मौजूद है। वो सबसे पेचीदा, सबसे मुश्किल समझा जाने वाला ऑर्गेनिज़म है। फिर ऑर्गेनिज़म्स मिल कर के अगर एक जैसे ऑर्गेनिज़म्स हैं, एक जैसे स्पीशीज़ हैं, वो मिलेंगी तो उनका पॉपुलेशन बनेगा। जब मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स मिलेंगे तो बनेगी उनकी कम्युनिटी, जैसे लॉयंस और ज़ेब्रा की लिखाई हुई। फिर इनका आपस में ताल्लुक़, मुख्तलिफ जानदार और उनकी जो सराउंडिंग है जहाँ पर वो मौजूद हैं उनका आपस में ताल्लुक़, ये इकोसिस्टम। और फिर आता है बायोस्फीयर, यानी जहाँ पर लाइफ मौजूद है। तो इन सब को अब हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने पहले एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल को जिक्र किया था, अब हमारे पास सेलुलर लेवल है। अब सबसे पहले लिखा हुआ कि बायोमॉलिक्यूल साथ में मिलकर के सस्पेंशन के तौर पर काम करते हैं। सस्पेंशन का मतलब होता है मिक्सचर। मिक्सचर के तौर पर ये सारे बायोमॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। अब इन सब के जोड़ को इन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया हुआ है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीज़ें मौजूद होती हैं। हमने कहा कि सेल का जो पानी है जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं वो प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म बेसिक यूनिट है सेल का, सेल को बना रहा है।
सेल्स जब मिलेंगे तो वो टिश्यूज़ को बनाएंगे, मुख्तलिफ टिश्यूज़ मिलेंगे तो फिर वो ऑर्गन्स को बनाएंगे। इसी तरह से यही बात लिखी हुई कि ऑर्गन्स जब साथ में मिलकर काम करेंगे एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और ऑर्गन सिस्टम जब मिलेंगे तो एक मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को बनाएंगे। अब उसके बाद हम बात करते हैं टेक्सोनोमिक लेवल के बारे में। टेक्सोनोमिक लेवल किस तरह से है कि जानदारों को हमने किस तरतीब के साथ रखा हुआ है। जानदारों के अंदर एक पूरा जानदार है, वो अगर जानदार एक जैसे जानदारों पर कंसिस्ट कर रहा है और वो आपस में मिल सकते हैं, नस्ल को आगे बढ़ा सकते हैं, तो उस एक जैसे जानदार के ग्रुप को हम स्पीशी कहते हैं। अगर टेक्सोनोमिक लेवल की बात करें तो सबसे छोटा यूनिट टेक्सोनोमिक लेवल का यही स्पीशी होता है। स्पीशी की डेफिनेशन क्या होती है? एक तो वो मार्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, यानी शक्ल और सूरत के एतबार से वो एक जैसे जानदार नज़र आएंगे, और उसके अलावा वो आपस में नस्ल बढ़ा सकते हैं, और नस्ल बढ़ा करके वो एक ऐसा ऑर्गेनिज़म पैदा करेंगे जो खुद भी अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकता है। तो ये एक स्पीशी की डेफिनेशन होती है, यानी एक जैसे जानदार जो आपस में मिल सकते हैं, नस्ल बढ़ा सकते हैं, और जो उनकी नस्ल पैदा होगी वो भी आगे अपनी नस्ल बढ़ा सकती है। ये स्पीशी की बेसिकली डेफिनेशन होती है, जिसको हमने कहा टेक्सोनोमिक लेवल का सबसे छोटा यूनिट। फिर इसके बाद कुछ और होते हैं, जीनस आ गया, फैमिली आ गया, ऑर्डर आ गया, क्लास, उसके अलावा फाइलम, किंगडम। सबसे बड़ी लेवल टेक्सोनोमिक लेवल की किंगडम होती है। अब हमारे पास मौजूद है पॉपुलेशन लेवल। अभी पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन हम बेसिकली आबादी के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पॉपुलेशन लेवल से मुराद ये है, जानदार अगर एक है, उसके जो मेंबर्स हैं वो एक जगह पर मौजूद हैं तो वो उनकी पॉपुलेशन है। मिसाल लिखी हुई कि अगर पैरोट्स हैं वो ट्री पर मौजूद हैं तो ये वहाँ पर ट्रीज़ पर उस पैरोट की पॉपुलेशन है। एक ही तरह के पैरोट जंगल में मौजूद हैं। अब जितने भी उनकी तादाद है वो उनकी पॉपुलेशन है। मिसाल के तौर पर सिंध के अंदर 10 शहर मौजूद हैं। अब ये जो 10 शहर मौजूद हैं ये भी उनकी पॉपुलेशन है। तो एक जैसे जानदार अगर मौजूद हैं, उनका जो टोटल नंबर होगा वो पॉपुलेशन कहलवाएगा, लेकिन एक ख़ास इलाके के हिसाब से होगा। फिर उसके बाद है कम्युनिटी लेवल। मुख्तलिफ स्पीशीज़ अगर एक ही जगह पर रह रही हैं तो वो उनकी कम्युनिटी है। एक जंगल है जिसके अंदर कई सारे दरख्त हैं, कई सारे बर्ड्स मौजूद हैं, कई सारे एनिमल्स मौजूद हैं, तो उन सब का कलेक्शन जो है वो कम्युनिटी कहलवाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुख्तलिफ तरह के बर्ड्स अगर एक दरख्त पे मौजूद हैं तो ये उन सब की कम्युनिटी कहलवाएगी। अब हम बात करते हैं इकोलॉजिकल लेवल के हिसाब से। जैसे कि हमने पहले बयान किया कि कम्युनिटीज़ साथ में रहती हैं। अब कम्युनिटीज़ जब एक साथ रहती हैं तो उनका ताल्लुक़ उनके इन्वायरमेंट के साथ में भी है। कौन से इन्वायरमेंट के साथ है? नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ में भी उन कम्युनिटीज़ का ताल्लुक़ होगा। मिसाल के तौर हमारे आसपास धूप मौजूद है, हमारे आसपास हवा मौजूद है, ये हमारी नॉन लिविंग इन्वायरमेंट है। हमें इसके साथ भी ताल्लुक़ रखना पड़ेगा। किस तरह से? जैसे लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन है जो हमें इन्वायरमेंट से मिलती है और हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती हैं। इसी कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स यूज़ करते हैं। तो हमारा जानदारों के साथ जो ताल्लुक़ है वो हमारा इकोसिस्टम कहलवाता है, और यहाँ इसको हम इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। फिर हमारा लास्ट में आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब है कि ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ ज़िंदगी मौजूद है। जहाँ कहीं भी ज़मीन पर ज़िंदगी है वो बायोस्फीयर है। अब बायोस्फीयर में अलग अलग तरह के इकोसिस्टम आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक डिज़र्ट है तो वो डिज़र्ट वाला इकोसिस्टम आ गया, कहीं पर रेन फॉरेस्ट है तो रेन फॉरेस्ट वाला इकोसिस्टम आ गया। तो बायोस्फीयर ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पर ज़िंदगी मौजूद है, और उस पर अलग अलग, कहीं ठंड वाला इकोसिस्टम, कहीं बिल्कुल ही मैदानी इकोसिस्टम, अलग अलग तरह के इकोसिस्टम उस बायोस्फीयर में हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक का जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।